Hi all, welcome to Examshala. In this series of editorial analysis, we have brought to you this editorial analysis of 13th and 14th February, that is Saturday and Sunday. ऐसे तो सैटरडे और संडे कुछ खास न्यूज़ में होता नहीं है, लेकिन हमने कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, फैक्ट्स, एनालिसिस एक्सट्रैक्ट किए हैं दैट कैन बी यूजफुल इन आवर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, दो नॉट इन दैट मच केसेस, बट इट विल क्रिएट अ बैकग्राउंड फॉर राइटिंग आंसर्स इन ethics and essays and GS paper 1 also. So let's start. But before we start, kindly do subscribe to our channel on YouTube, follow us on Instagram, Facebook and Telegram. Let's start. The first article is about the sports ethics and cricket. क्रिकेट में रिसेंटली अभी आपने न्यूज़ सुना होगा, वसीम जाफर को उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने एक्सपेल कर दिया है बेस्ड ऑन सम चार्जेस दैट ही वाज प्रीचिंग सम काइंड ऑफ रिलीजियस फेथ एंड ही वाज डिस्क्रिमिनेटिंग ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. बट एक्चुअली व्हाट हैपेंड इज he was suggesting some other kind of reforms, other kinds of measures to be taken in order to reform the Uttarakhand cricket, but the government decided just on his name, on his religious issues, they wanted to expel him. और इसी के लिए मोहम्मद कैफ, जो कि बहुत जाने माने क्रिकेटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि क्रिकेट को रिलीजन या पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, स्टेट पॉलिटिक्स, जोनल पॉलिटिक्स से ऊपर रखकर हमें काम करना चाहिए. तो ये दो रिलीजन थे, एक्चुअली सैटरडे का पेपर था, दो टॉपिक्स हैं, उन दोनों को हमने समराइज़ करके हमारे काम के लिए स्पोर्ट्स एथिक्स में क्या काम आ सकता है, दैट वी हैव यूज्ड इट. सो लेट्स सी इट. तो एथिक्स, गवर्नेंस एंड एसे. The first is the zonal difference should be done away to cater the national integration. क्रिकेट टीम अपने आप में एक नेशनल यूनिटी का बहुत बड़ा एग्जांपल है. जैसे कि एक कोई स्टेट हरियाणा से होता है, कोई गुजरात से होता है, कोई बिहार से होता है, कोई दलित कास्ट से होता है, कोई लोअर कास्ट से होता है, कोई माइनॉरिटी से होता है. बट जैसे ही हम टीम इंडिया के लिए खेलते हैं, वी आर इंडियंस, वी आर नॉट फ्रॉम जोन्स, वी आर नॉट फ्रॉम ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन. नो, आपने चक दे मूवी देखी होगी, तो उसका स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन सीन जब प्लेयर्स कहते हैं कि आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई एम फ्रॉम हरियाणा, एंड शाहरुख खान टीचेस देम नॉट टू बी फ्रॉम चंडीगढ़ और हरियाणा और पंजाब और झारखंड, बट टू प्ले फॉर इंडिया, बी फॉर इंडिया एंड विन फॉर इंडिया. यही चीज़ सौरभ गांगुली के बारे में मोहम्मद कैफ बताते हैं कि कैसे उन्होंने, सौरभ गांगुली और जॉन राइट ने उस समय रीजनल डिफरेंसेस को दूर किया था और किस तरह से एक इंडियन टीम बनाई थी जिसने बाहर विदेशों में जीतना सीखा था. दो हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए थे, बट हम फाइनल तक पहुंचे थे दादा के कैप्टनसी में. एंड फाइनली वो जो सीट्स हमने शो किया था, दैट रिप्ड आउट एंड गेन एट द रिजल्ट ऑफ 2011, जहाँ हमने वर्ल्ड कप जीता था. तो एक इंडियन टीम अपने आप में यूनिटी का एग्जाम्पल होती है. इसलिए जोनल डिफरेंसेस हुआ या रीजनल डिफरेंसेस हुआ और रीजनल रिलीजियस लेवल पर जो डिस्क्रिप्शन है वो ऑलरेडी एक पर्सनल मैटर है. जो ये मोहम्मद कैफ कहते भी कि उन्होंने कभी ये फील नहीं किया कि कभी उनका रिलीजन अगर कुछ अलग है तो उनकी वजह से कभी डिस्क्रिमिनेशन हुआ. पहले ऐसा कुछ नहीं होता था और अभी भी क्रिकेट को या स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को इन सबसे दूर रखना चाहिए, रिलीजियस पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए. सो ही सेइंग अबाउट क्रिकेट इज अ जेंटलमैन गेम एंड इट इज अ गेम ऑफ यूनिटी. जैसे ही आप जेंटलमैन गेम में फुटबॉल या अदर बॉक्सिंग वगैरह वो देखते हैं कि वो ज़्यादा वायलेंट हो जाता है. नाउ इट क्रिकेट इज ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ वायलेंट टैक्टिक्स एंड ऑल, बुलीज, स्लेजिंग वगैरह होती है, बट आफ्टर ऑल इट इज़ अ जेंटलमैन गेम. लोग खेलते हैं, खेलने के बाद हाथ मिलाते हैं और उसको हमेशा जेंटलमैन गेम ही कहा जाता है. इसलिए एक अपने आप में स्पोर्ट ऑफ यूनिटी है. तो इससे हमको रिलीजन या कास्टिज्म को दूर रखना चाहिए. उसी चीज़ की एडवोकेसी कर रहे हैं मोहम्मद कैफ. नाउ द रिसेंट इंसिडेंट ऑफ वसीम जाफर दैट लेड हिम टू राइट एन आर्टिकल कि यहाँ उनको लगा कि यहाँ पर उनके रिलीजियस इशू को, उन पर ये चार्जेस लगाए गए हैं कि वो अपने टीम मेंबर्स को या टीम कोच प्लेयर्स को एक्स्ट्रा इस्लामिक स्पीचेस वगैरह देते थे, उनसे मोटिवेट करते थे जीतने के लिए. लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं था. क्रिकेट को इन सब से ऊपर रखना चाहिए. क्रिकेट को या कोई भी स्पोर्ट्स को हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आफ्टर ऑल इट इज़ एन इंडियन गेम. वी आर ऑल इंडियन बिफोर बीइंग हिंदू और मुस्लिम और सिख और क्रिश्चियन और दलित और ओपन कास्ट और फ्रॉम बीइंग मराठी, गुजराती, आसामीज, बिहारी, यूपी. बिफोर दैट वी ऑल आर इंडियन एंड वी शुड प्ले फॉर टीम इंडिया. दैट इज ही वांट्स टू से. Now, the next article is about sedition. Sedition charges आपने भी सुना होगा बहुत सारे लोगों को, स्पेशली यूपी गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो, एक सेडिशन का चार्ज होता है. जैसे जो एक्चुअली वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ब्रिटिश एरा, दैट वाज यूज्ड टू impersonate our political fighters, the leaders, whoever used to claim, who used to criticize the government in that area, even for the good causes, they were being jailed for it. उसी का मॉडिफाइड फॉर्म आज इंडिया में कैसे यूज़ हो रहा है, उसका हिस्ट्री क्या है, किसने उसको इंट्रोड्यूस किया और आज वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है नहीं है, और वो कितना एक डेमोक्रेसी में ज़रूरी भी है या नहीं है, उसको लेकर ये ऑथर जो है अपने कंसर्न्स बता रहे हैं. सो हम देखते हैं. और जो सेडिशन का जो चार्ज है वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन में सेडिशन वर्ड कहीं मेंशन नहीं है. इट इज़ एन IPC 124A सेक्शन, इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता 124A में सेडिशन का उल्लेख किया गया है. ओरिजिनली इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मैकुले. ही स्टडीड एट कैम्ब्रिज लॉ स्कूल, बट द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट हिम इज ही नेवर वेंट टू प्रैक्टिस इन कोर्ट, एंड दैट इज इट शोज कि उनका जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है. नॉलेज, लॉयर होना, लॉयर की पढ़ाई करना एक अलग बात है, और लॉयरिंग करना इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पीपल्स मोटिव्स, अल्टीरियर मोटिव्स, लोग क्या चाहते हैं, उनको न्याय मिलना. यानी जस्टिस में और जुडिशरी में एक बहुत अच्छी कहावत है कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन. यानी न्याय होना भी नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए, लोगों को लगना भी चाहिए कि हाँ न्याय हुआ है. तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट तब आता है जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है, जब रियल टाइम एक्सपीरियंस लेते हैं. आप सिर्फ किताबी लॉ पढ़ के एक लॉयर कहलाएंगे, दैट इज़ नॉट द राइट केस. यही केस हमें यहाँ देखने को मिलता है. जो थॉमस मैकुले थे, ही स्टडीड लॉ बट ही नेवर प्रैक्टिस्ड इट, एंड दैट इज़ वाई ही वाज इनफेमस और लाइक ही इज़ बीइंग डिस्क्रेडिटेड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ such unhuman law of sedition, and it was very extensively used especially during the 1919 era जब रॉयलेट एक्ट आया था. उसी में ये सेडिशन को यूज़ किया था. जो भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, गवर्नमेंट के स्कीम्स या एट्रीब्यूशन या उनके अत्याचारों के बारे में जो भी कुछ कहता था, उस पर सेडिशन लगा दिया जाता था. सो इंडियन पार्लियामेंट
जो अभी जो ऑथर कह रहे हैं कि अगर कोई ब्रिटिश का कोई गवर्नर अगर अभी यहाँ होता, जिंदा होता और अगर इंडियन पार्लियामेंट में घूमने के लिए आता, तो वो देखता है कि जो पार्लियामेंट हॉल है उसमें जितनी भी फोटोज़ लगी हुई हैं, तिलक से लेके, गांधी से लेके, नेहरू से लेके, सुभाष से लेके, उन सबको उन्होंने सेडिशन में चल डाल रखा था। यानी कि वो इंडियन पार्लियामेंट को एक सेडिशियस पार्लियामेंट भी कह सकते थे। जैसे डफरिन ने कहा भी था, लॉर्ड डफरिन जब कांग्रेस बनी थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस इज नथिंग बट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेडिशियस ब्राह्मण्स। यानी उसने कमेंट किया था ब्राह्मण्स, यानी कि क्या उसने कहा कि कांग्रेस को एक पार्टी लाइन पे, एक रिलीजियस लाइन पे, एक कास्ट लाइन पे उन्होंने डिवाइड करना चाहा। ये सिर्फ अपर क्लास लोगों के, सेडिशियस अपर क्लास लोगों का फॉर्मेशन है, ये ऑल इंडिया पार्टी नहीं है। उन्होंने कांग्रेस को बहुत हल्के में लिया। इवन कर्जन सेड लाइक इट मेड डिफरेंस दैट लेट इट गो अ पासिंग ऑफ अ गैस। ठीक है, ये बहुत ही वल्गर कमेंट था, लेकिन बाद में उसी कांग्रेस ने अंग्रेज़ों की नींव हिला कर दी। तो इस चीज़ों का अगर कोई ब्रिटिश गवर्नर अगर आज जिंदा होता, तो राइटर एक्चुअली उस पर एक कटाक्ष कर रहे हैं आज के सेडिशियस लॉ पे, कि अगर वो जिंदा होता तो देखता कि हमारे इंडियन पार्लियामेंट हॉल है वो सारे के सारे सेडिशन हॉल एक्चुअली बन चुका है। तो ये देखिए, सेडिशन एक्चुअली में जब कोई व्यक्ति या कोई मीडिया हम सरकार की असली छवि को दिखाना चाहते हैं तो एक्चुअली लोकतंत्र में वो बहुत ही वैलिड है, लेकिन ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए और वो आगे हम देखेंगे कि क्या रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी है, क्या रिस्ट्रिक्शन ज़रूरी नहीं है। सो एक आदमी उस नेता की ओरिजिनल फोटो दिखा रहा है और वो उसको कह रहा है कि ये आप सेडिशियस कर रहे हैं एंड अरेस्ट हिम। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन between its right use and the property or the agenda peddling use, that we'll see what actually sedition is. Now, as per the IPC 124A is whoever by words either spoken or written, by signs or visible or representation or otherwise brings or attempts to bring into hatred, the hatred is a very key word, and contempt or excites an attempt to excite the disaffection towards the government or the ruling party एस्टैब्लिश्ड बाई लॉ। यानी कोई इमरजेंसी या कोई ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं, वो गवर्नमेंट जो कानून द्वारा, यानी कि प्रॉपर मेथड से प्रॉपर इलेक्शन होकर कॉन्स्टिट्यूशनली अगर जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ डिसअफेक्शन फैलाता है या उसको अनलॉफुली हटाने की कोशिश करता है, उसको सेडिशन कहते हैं। उसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे पहला वन, द एक्सेप्शन या द एक्सप्रेशन डिसअफेक्शन इंक्लूड्स डिसलॉयल्टी एंड ऑल फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। कानून की यही खासियत है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका जो मीनिंग होता है बहुत वेग होता है, यानी उनकी एरिया जो होती है बहुत ही बड़ा होता है और गवर्नमेंट जब चाहे उस डेफिनेशन को अपने हिसाब से यूज़ कर सकती है। इवन कोर्ट्स उसको चाहे तो यूज़ कर सकते हैं एंड फाइनल अथॉरिटी इज द कोर्ट, वही डिसाइड करती है कि ये डेफिनेशन सेडिशन के डिसअफेक्शन में आता है या नहीं आता है। तो पहला एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जो डिसअफेक्शन है उसका मतलब है डिसलॉयल्टी एंड फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी, बट उसका मतलब कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कोर्ट। Second is comments expressing disapprobation of the measure of the government with a view to obtain their alteration by lawful means। अगर हम लॉफुल मीन्स से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और इवन उनको बदलने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन बाय लॉफुल मीन्स बाय प्रोटेस्ट, चैलेंजेस, कोर्ट्स, डेमोक्रेसी, फाइटिंग इलेक्शन, अगर उस तरह से अगर हम लॉफुल काम करते हैं तो उसे सेडिशन नहीं माना जाएगा। लेकिन ये जो वर्ड लॉफुल है ये भी काफ़ी सब्जेक्टिव है। गवर्नमेंट में ट्राई टू मोल्ड, इवन द कोर्ट्स एंड द लॉयर्स आर वेरी वेल, इंडियन लॉयर्स आर वेरी मच काइंड ऑफ एन स्पेसिफिक इंटरेस्टेड और दे हैव एन एक्सपर्टीज टू मोल्ड द लॉज इन द फेवर ऑफ देयर क्लाइंट्स, एंड दैट इज वाई दिस वर्ड्स लॉयर्स पैराडाइज, कॉन्स्टिट्यूशन को इसलिए लॉयर्स पैराडाइज भी कहा गया है कि वो अपने मन से जब चाहते हैं तब वो अपना जजमेंट वो ले लेते हैं, ले लेते हैं। दैट इज़ वाई ये जो वर्ड है लॉफुल, इसका डेफिनेशन जो है अभी तक तो फिलहाल ठीक है कि जो भाई संविधान सम्मत, लेकिन संविधान सम्मत क्या है और नहीं है दैट विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ओनली। नाउ बाल गंगाधर तिलक was the first politician to be first by the seditious law, and the first politician to be tried in the sedition is not explicitly mentioned in the constitution, though the word sedition is not explicitly mentioned in the constitution में sedition word is not explicitly mentioned, but Nehru was also not in favor to include this in the constitution, but they have to include this in another form. Another form means as a kind of a reasonable restriction in the form of, in the freedom of speech, right to freedom of speech में in the form of reasonable restriction it has been included, and that we will see how it hampers. Next, subject to public order. If a kind of a speech, if a kind of a free speech in a democracy objects to public order, morality and national security along with the contempt of court, then it will be treated as equal as sedition. Initially, it was not accepted by the many of the leaders because they only faced the brunt of the Sedition Act when they were fighting for the independence of our country, but they had to include it in the constitution in another form in order to keep the stability of the nation and the institution. The judge bent, and finally in the 1962 the Supreme Court finally accepted this, that okay, sedition is not completely unconstitutional and it validated its constitutionality based on subject to public order and morality, contempt of court. But it should also be seen that it should not hamper people's right of freedom. If it is done in lawful manner as decided by the constitution or decided by the government, then it is all okay and it is all within the right, well within the right of a citizen to actually protest against the unlawful activities or unlawful acts, policies by the government, but to be in ambit of the constitution. So this was today's lecture. There was very less news to cover for our exam perspective, but okay, we have made this. Kindly do follow our channel, subscribe it. Thank you, have a nice day.